Uh, this is the part 7 of the current affair, and we have done part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 and part 6. तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आज आज से ही हम एक दो लोकेशन जरूर डालेंगे। जब भी हम करंट अफेयर का लेक्चर करेंगे तो उसके अंदर एक दो जो भी लोकेशन होगी उनको डालेंगे, जो भी रिसेंटली न्यूज़ में थी उनको ज़रूर डालेंगे, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन जो कमीशन है वो पूछ लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि आप चाहे हिमाचल प्रदेश के लिए तैयारी कर रहे हो, एच पी पी सी एस के लिए हो, और यूके पी सी एस के लिए तैयारी कर रहे हो, और बिहार 69 बी पी एस सी के लिए तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी वन कमीशन के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ इज़ वेरी इसेंशियल फॉर एवरी आयोग। तो आज के बारे में हम बात करते हैं, जरा कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कौन सा कन्वेंशन है और किस पर बनाया है? देखिए, ये जो कन्वेंशन है, ये जब अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर, ब्राज़ील के अंदर, रियो डी जनेरियो, और इसको अर्थ समिट भी बोला, अर्थ समिट 1992 भी बोला जाता है। इसको ये भी बोला जाता है अर्थ 92। तब 1992 के अंदर एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर हुआ क्या था कि देखो, जैसे 1950, मतलब ये चल तो पहले से रहा था भाई। एक तो वर्ल्ड वॉर हुआ, समझ गया। उसके बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तो कोयले, वो जो इंडस्ट्री डेवलप की गई थी वो कोयले पर बेस्ड थी। उसकी वजह से तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। बस उस टाइम तो ये था कि डेवलपमेंट हो जाए किसी भी तरह से, चाहे इन्वायरमेंट का ही क्यों ना सत्यानाश हो जाए। तो उस टाइम पर खूब डेवलपमेंट किया। वेस्टर्न कंट्रियां हैं, उन्होंने खूब डेवलपमेंट किया। लेकिन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन इतना हुआ कि आज हमको देखना पड़ा कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी सिचुएशन पैदा हो गई। सिचुएशन नहीं, मतलब ये एक दिस इज द फैक्ट। आप देखते होंगे, यहाँ कहीं बरसात नहीं हो रही, वहाँ बरसात हो रही है। जहाँ बरसात होती थी वहाँ पर बिल्कुल कट ऑफ हो गया बरसात का, तो बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, सी लेवल राइज हो रहा है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो, हमको जो है एक कन्वेंशन साइन करनी पड़ेगी पूरे वर्ल्ड के सभी जो लोग हैं उनको, और कुछ जो भी काम करना पड़ेगा हमको, काफ़ी चीज़ों को, जो हमारी जो नेचर है उसको बचाना पड़ेगा। देखो, बायो डाइवर्सिटी के अंदर क्या था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर सब कुछ आता है, पेड़ पौधे इंसान सब कुछ आता है। अगर मान लो कोई एक ऐसा, हमने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि इस टाइम बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा, मतलब पावरफुल हो रही है। और जैसी जैसी आप रिसर्च करते जा रहे हो तो खतरा भी उतना बढ़ता जा रहा है। इसकी जो सेफ्टी कंसर्न है वो भी आपने देखा होगा कि अभी कोविड 19 आया था, तो देखो कहाँ से निकला था, चाइना से निकला ना, पूरे वर्ल्ड में कर दिया ना उसने सत्यानाश। तो ये होता है कि भाई ऐसा कोई वायरस या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती है, हमको उसको बचाना है। तो इन्होंने क्या कहा भाई, आप तीन, ये आपको पता लगे, देखो ये पता होना चाहिए अभी। तो इन्होंने जो है, इसके तीन गोल हैं इस कन्वेंशन के। पहला गोल ये है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, किसी भी नोट्स, किसी भी आप कहीं लिख रहे हो मेंस में, कहीं जरूरत तो वर्ड इधर उधर नहीं होनी चाहिए। तो एक तो आपको कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब हमको जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना है। क्यों प्रोटेक्ट करना है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कोरोना आ गया था। कोरोना से क्या हुआ, बहुत नुकसान हुआ भाई, सब चीज़ का नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हुआ, वो तो अलग छोड़ो। अब हमको, अगर सपोज करो हम कोई ऐसा बायोटेक्नोलॉजी में कोई ऐसा वेपन जनरेट कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे वो बायो वेपन बाई मिस्टेक लीक हो जाए, तो होगा क्या, होगा ये कि अगर वो ऐसा हुआ कि भाई एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो गया, या एनिमल टू एनिमल ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या प्लांट के अंदर चला गया, तो वो पूरी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इसलिए हमको, जो इन्होंने एक कहा कि भाई हमको एक कन्वेंशन, जो हमारे जो, मतलब जो कन्वेंशन था इसके तीन पार्ट थे कन्वें कि हमको जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा कर रखना है। किससे बचा कर? बायोटेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कंपोनेंट्स। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट का मतलब, मान लो कि आपने कोई रिसर्च कर ली, ठीक है, तो आप क्या काम करोगे उस, और लेट्स से आपने कोई, मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ। आपने मान लो कोई आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है, मतलब आपके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, और आपने क्या काम किया, एक प्लांट है, वो जो क्या काम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है, एंटी एजिंग का। तो अब ये एंटी एजिंग का जो प्लांट्स है, ये केवल आपको उत्तराखंड में मिलता है, यूके के अंदर। ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो होगा क्या,
अब उत्तराखंड के जो ट्राइबल लोग हैं, यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं, तो उत्तराखंड के ट्राइबल लोगों को नहीं पता है कि भाई ये जो है ये जो प्लांट है लगा हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। तो होगा अब कुछ टाइम के बाद यूके वाले या यूएसए वाले वो चोरी छिपाएंगे और इस प्लांट्स पर रिसर्च करेंगे। और फिर रिसर्च करने के बाद वो क्या काम करेंगे, वो ऐसा बोलेंगे, पेटेंट लेंगे, पेटेंट करा लेंगे इस पर। बोलेंगे देखो देखो हमने एंटी एजिंग की मेडिसिन डिस्कवर कर ली है। तो अब प्लांट तो उत्तराखंड के अंदर है और इन लोगों ने रिसर्च कर, क्योंकि रिसर्च के लिए कहीं भी जा सकते हो आप, तो इन्होंने अपना अपने नाम पर पेटेंट करा लिया। अब देखिए तो होगा क्या, होगा ये कि जो ये वाले लोग हैं जिन्होंने पेटेंट कराया, अगर मान लो इन्होंने इस प्लांट को मतलब अनसस्टेनेबली, मतलब इतना पेलम पेल यूज कर लिया, पेलम पेल मतलब खूब एंटी एजिंग दवाई बना दी, खूब एंटी एजिंग, अब पता लगा ये प्लांट ही खत्म हो गए। तो मतलब ऐसा नहीं करना आपको, क्या काम करना है, इन जो भी प्लांट्स हैं इनका सस्टेनेबल यूज करना है। भैया इनको आगे फ्यूचर के लिए भी रोक कर रखना है, आने वाले टाइम में भी एंटी एजिंग का काम है। उसका दूसरा दूसरा तीसरा क्लॉज क्या है कि फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। अब इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मान लो जैसे यूके वाले थे, यूके वालों ने और यहाँ इस प्लांट पर पेटेंट करा लिया। अब वो तो पेटेंट करा लेंगे और वो तो खूब कमाएंगे, पेल के कमाएंगे, ट्रक ट्रक भर भर के कमाएंगे। लेकिन एक्चुअली इस प्लांट को प्रिजर्व करने में उत्तराखंड के जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इन्होंने इसको बचा कर रखा हुआ है, भले से इनको नॉलेज ना हो। तो होगा ये कि इन्होंने ये क्लॉज बनाई कि भैया आपको जो है इनके साथ, जो उत्तराखंड के लोग हैं, अगर मान लो 100 करोड़ का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो इनके साथ 50-50 लाख, 50 लाख इनके होंगे, 50 लाख होंगे तुम्हारे, 50 करोड़ इनके होंगे, 50 करोड़ होंगे तुम्हारे। तो इक्विटेबल शेयरिंग, बराबर शेयरिंग का हकदार है उत्तराखंड के लोग भी, तो इसलिए 3 क्लॉज डाली गई थी। तो पहली क्लॉज जो थी कंजर्वेशन ऑफ द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए इन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया। इन्होंने बोला कि भाई हम जो है जब भी कोई, मान लो हमने बायोटेक्नोलॉजी बनाई और कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया कि भाई मान लो अगर उसके वो लीक हो जाए, जैसे भी कोविड हुआ था, कोविड के अंदर जो वायरस था वो लीक हो जाए, तो पूरी जो बायोडाइवर्सिटी उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इन्होंने बोला कि भाई मान लो एक किसी कंट्री ए ने ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया और कंट्री बी को बचाइए किसी भी रिसर्च पर्पज से या किसी भी, तो ऐसा ना हो कंट्री बी और कंट्री ए के बीच में पूरी सेफ्टी का मतलब सेफ्टी प्रोटोकॉल होने चाहिए। जब कंट्री ए से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जा रहा होगा कंट्री बी के अंदर, तो पूरे स्टैंडर्ड फॉलो किए जाने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ये लीक हो जाए। तो पहला जो कार्टेजिना प्रोटोकॉल था ये 2000 के अंदर आया था, तो इसका जो है बायोटेक्नोलॉजी से जो निकलने वाले निगेटिव इम्पैक्ट्स हो उसको कंट्रोल करना था, कि भाई ऐसा ना हो कि ये हो जाए जैसा। चलो ठीक है। फिर आया नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल जो था वो इस पर बेस्ड था। इसके दो जो लास्ट वाले थे, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपन, ये वाला सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट और द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज। तो इन्होंने जो मैंने बताया कि भैया देखो, अगर मान लो कोई आपने रिसर्च कर ली, जैसे मैंने उत्तराखंड का प्लांट बताया, तो मान लो जिसने पेटेंट कराया है और उसको 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो भैया 50 करोड़ वहाँ के लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा आपको, उत्तराखंड के लोगों के साथ। तो ये नगाया प्रोटोकॉल इस पर बेस था। मतलब इसके दो, इन तीनों प्रोटोकॉल को कवर करने के लिए तो द लास्ट की दो तो यही करेगा। हाँ, ये लास्ट की दो को नगोया प्रोटोकॉल के अंदर रखा गया। अब भैया हुआ हुआ क्या है, देखिए हुआ यूँ है कि इसकी जो ये जो वो है कन्वेंशन है ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसमें कुछ लोग आते हैं और मिलते हैं, तो उसको बोला जाता है कॉप। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये जो है COP15 थी, ये कनाडा के अंदर एक शहर है मॉन्ट्रियल, तो वहाँ पर इसका आयोजन हुआ। अब एक्चुअली होता क्या थी, पहले आची आची टारगेट थे, आपको पता है कि वो 2020 के अंदर एक्सपायर हो गए थे। तो 2020 के बाद इस ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इसका जो कन्वेंशन है, 2020 के बाद क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन चल रहा था। लेकिन आपको पता है कि पैंडेमिक की वजह से ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए पैंडेमिक के बाद ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मतलब ये मॉन्ट्रियल शहर के अंदर ये जो COP15 थी इसका, मतलब यहाँ पर लोग आए और मिले, इन्होंने कहा है, इन्होंने कुछ कंसर्न्स भी बताए हैं और कुछ चीज़ों के बारे में भी बताया कि हम ये अडॉप्ट करेंगे। तो एक तो इन्होंने ये बोला है कि भाई हम जो 30% लैंड और ओशन है उसको 2030 तक बचा कर रखेंगे। तो 30 बाई 30 अगर पूछा जाए किससे रिलेटेड है, तो आप समझ जाना कि ये है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। और दो इन्होंने ये बोला कि 2022 के बाद, सॉरी 2020 के बाद, ये मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का एक फ्रेमवर्क है कि भाई कैसे कैसे बायोलॉजी को वो बायो कंसर्न है उसको कैसे बचाना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है वर्ल्ड सॉइल डे। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना। मैं आपको इसका मॉन्ट्रियल, देखिए ये मॉन्ट्रियल जो शहर है अभी ये बताऊंगा, इसकी लोकेशन के बारे में भी बताऊंगा नीचे, मैंने मैप यहाँ पर डाला नहीं था।
ब्रिक देश के बारे में बता देता हूँ। ये काफ़ी पूछा है यूके पीसीएस के अंदर, इसको काफ़ी पूछा गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो इसका जो नाम था, इसका नाम शुरू में ब्रिक था, और ये किसने रखा था? एक गोल्डन मैन सेच, एक फर्म है। इस फर्म का उस टाइम का जो चेयरमैन था, जिम ओ नील, इसने इसका नाम रखा था। तो ब्रिक के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती थी, को ऐसे नहीं लगा हुआ था पहले 2001 के अंदर। ब्राज़ील आता था, रशिया आता था। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो पहला वाला BRIC के ब्रिक, इसका मतलब हो गया ब्राज़ील, इसका मतलब हो गया रशिया, इसका मतलब हो गया इंडिया, इसका मतलब हो गया चाइना। तो ये जो मतलब ये जो कंट्री आती वो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, काफ़ी तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। तो उसी टाइम में देखते हुए कि भाई आने वाला जो टाइम होगा वो इन कंट्रियों के पास होगा इकोनॉमी के टर्म में। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि 2000 में 2009 के अंदर इन ब्रिक कंट्रियों की पहली मीटिंग हुई। ब्राज़ील ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना की। और 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया। तो फिर उसके बाद में BRIS लग गया, ब्रिक्स। ठीक है। आपको एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? रशिया के अंदर हुई थी। और इसका जो और ये भी पूछा गया कि 2010 के अंदर वो मतलब साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को कब ज्वाइन किया था? 2010 के अंदर ज्वाइन किया था इसको। इसका जो हेडक्वार्टर है ब्रिक्स का, तो ये चाइना के अंदर एक शहर है संघई, वहाँ पर इन्होंने एक बैंक भी बना रखा है। इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट, और या ब्रिक बैंक भी बोला जाता है इसको। इसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, ये भी संघई के अंदर है, चाइना के अंदर। अब देखो ये कब बना था, मतलब ये जो इसकी जो न्यू डेवलपमेंट है, या इसको ब्रिक बैंक भी बोला जाता है, इसको 2014 के अंदर एक फोर्टे जिला डिक्लेरेशन हुआ था। तो उसके अंदर इसको मतलब बनाने की मतलब ये डिक्लेरेशन जो डिक्लेरेशन है ये इससे ही रिलेटेड है, ब्रिक्स बैंक से पूछा गया है। उसके अंदर भी यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये था उसके बारे में बात, तो आपको पता होना चाहिए भैया, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अब ब्रिक्स उसके बारे में आ गया, G20 के बारे में आपको पता है कि 18 एडिशन जो G20 है वो कौन इस बार चेयर कर रहा है? वो इंडिया चेयर कर रहा है। तो मैंने लास्ट लेक्चर में डिटेल से कवर किया सारी चीज़ें, इसका हिस्टोरिकल परस्पेक्ट के बारे में ही बताया मैंने, G20 के बारे में। अब जिन लोगों को पता नहीं होता है कि, और वो पढ़ते रहते हैं ये देश वो देश, तो आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए 2017 का जो G20 का समिट था वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। और इसने ना इंडोनेशिया ने जो थीम रखी थी, रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर। तो ये थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 18th G20 समिट है इसके बारे में याद रखना, क्योंकि ये इंडिया भैया होस्ट कर रहा है। मैंने डिटेल में कवर कराया है इसके बारे में। फिर सस्टेनेबल, भैया देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सस्टेनेबल गोल वाला। मतलब कोई ऐसा एग्जाम होता होगा, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी हो, जिसमें ये आता ना हो, तो आपको पहले पता होना चाहिए भाई 17 हमारे पास गोल है। ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये इसमें ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि यहाँ पर तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दे देगा, और इधर दे देगा कौन से नंबर के, पहला नंबर दूसरा नंबर किससे रिलेटेड है। तो जैसे दे दिया यहाँ सस्टेनेबल नो पॉवर्टी, कौन से एक वन से रिलेटेड है, दूसरे तो वन से रिलेटेड। तो भैया आपको रोज जो है इसको इनको याद करना है। बिल्कुल मैंने यहाँ पर एक पूरा मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये कोई वो, ये आपको रोज याद करना पड़ेगा जब तक याद ना हो जाए, क्योंकि भैया क्वेश्चन पूछे गए यार, पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम है कि भाई भैया ये पूछे ही जाते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बिम्स्टेक के बारे में बात करते हैं, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास बिमटेक्स है। मैं आपको जरा हाँ इसके बारे में और बता देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। देखिए सबसे पहले 2015 से पहले हमारे पास मिलीनियम डेवलपमेंट गोल थे, जिनको 2015 तक कंप्लीट करना था। अब 2015 के बाद से लेकर 2030 तक हमारे पास जो गोल हैं उनको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये किसने, जो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली ने उसने इसको लागू किया है कि भाई आप पूरे देश को जो है सस्टेनेबली, पूरे वर्ल्ड को जो है सस्टेनेबली काम करना पड़ेगा। और ये कितने हैं? 17 हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, नंबर भी पता होना चाहिए, और कौन कौन से, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर ये सब मैराथन वाले एग्जाम आपको अगर उसके अंदर एसडीएम या एसडीएम बनना है, तो आपको भैया करना पड़ेगा ये, इसका कोई वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कोई शॉर्टकट है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जैसे भी तुक्का वुक्का लगा के याद करो इसको, लेकिन करो प्लीज़। अब नेक्स्ट करते हैं कि विमस्टेक के बारे में। तो मैं विमस्टेक के बारे में बता देता हूँ कि भाई विमस्टेक है क्या। देखो मैं विमस्टेक के पहले, यार हट्टे क्या चल रहा है साथ साथ में। तो बिमस्टेक जो था शुरू में मतलब 1997 के अंदर बिमस्टेक था क्या? देखिए पहले तो एक बता दूँ, ये एक कॉम्बिनेशन है रीजनल जो हमारे यहाँ पर, मैं बता देता हूँ। म्यांमार, ठीक है। और म्यांमार क्या हो गया, म्यांमार के बाद क्या आ गया, यहाँ पर देखता हूँ।
हाँ, म्यांमार आ गया, बांग्लादेश आ गया, भूटान आ गया और श्रीलंका आ गया। फिर ठीक है, आ गया T4, क्या हो गया, थाईलैंड, I4 इंडिया और N4 नेपाल। मतलब आपने कर लिया MBBS। किसके अंदर? टीन के अंदर। जो टीन का डिब्बा है ना, उसमें करोगे आप MBBS, और तो किसी में करोगे नहीं। ठीक है, तो ये इसको याद करने का एक तरीका कि भैया MBBS आपने करा है टीन में। अब आप बोलोगे कोई टीन के डिब्बे में कराया नहीं भैया, उन्होंने बोलोगे भैया भैया हमारी जो हमने MBBS जो कराया है वो क्या है, हमने थाईलैंड में, इंडिया में और नेपाल। आप समझ गए MBBS को। ये बीम स्टैक जो कंट्रियां हैं उनको नाम उनका याद करने का तरीका है भैया। याद रख लेना, मालदीव नहीं आता इसमें कभी, फिर बीच में वहाँ पर वो कर दो, घोटाला कर दो। बीम स्ट्राइक भी आता है, वो ऑप्शन देगा ही ऐसे कि आपको, कि आप कंफ्यूज हो जाए। पाकिस्तान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, ऐसे जानबूझ को ऑप्शन दे देगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो हुआ यूं कि शुरू में जो है स्टैक बना था जून 1997 के अंदर। इसके अंदर जो ये एक डिक्लेरेशन हुई है बैंकॉक के अंदर। बैंकॉक आपको पता है थाईलैंड के अंदर बहुत फेमस जगह है वहाँ पर। सभी से पूछो बैंकॉक जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल जाऊंगा, बैंकॉक तो बिल्कुल जाएंगे, गोवा जाकर मरेंगे, बैंकॉक जाकर मरेंगे। ये दो जगह तो वहाँ पर लौंडे खूब जाते हैं मस्ती करने के लिए। तो बैंकॉक, एक याद रखना कि भैया ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये मजाक वजाक की बात नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि भाई ये अपना मतलब अगर सीरियस एस्पायरेंट तो पिछले साल के कई सारे आयोग के पेपर रट कर देखना, UKPCS के देखना आप उत्तरा, और ये जो हिमाचल प्रदेश के, तो आपको पता लगेगा क्या है ये पूछे गए। ऐसे ही नहीं मतलब आपको लगता है मैं मजाक करता रहता हूँ कि वैसे सीरियस, ये तो बस मजाक में पढ़ाने का एक तरीका है। थोड़ा सा स्टाइल है, बाबू राव का स्टाइल है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ। बैंकॉक डिक्लेरेशन जब हुआ था ये जून 1997 के अंदर हुआ था, तो यहाँ पर चार कंट्रियाँ सामने आई, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड। इन्होंने एक डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेरेशन साइन किया कि भैया हम जो है एक रीजनल ग्रुप बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी बताऊंगा इसके बारे में कितना इंपॉर्टेंट ये ब्रिज की तरह काम करता है। कभी आप सोच रहे हो कि मेंस के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे ब्रिज की तरह काम करता है। इंडिया की ईस्ट एक्ट जो पॉलिसी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। सार्क से 1000 गुना इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन। वो तो कूड़े में पड़ा हुआ है। अब हुआ क्यों कि चार देश, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था, और इसका बैंकॉक डिक्लेरेशन इसको बोला जाता है। अब हुआ यूँ कि दो नाइन लास्ट में 1997 में, जून 1997 में तो भैया इन्होंने डिक्लेरेशन साइन कर लिया बैंकॉक। फिर लास्ट में 1997 के लास्ट में इन्होंने, अब जो ये कहने लगा भाई म्यांमार सब हमको क्यों छोड़ रहे हो यार, हमको भी इन्वॉल्व कर लो इसके अंदर, एक तो वैसे भी हमारी मतलब पूरे दिन चल रहे हैं। तो म्यांमार ने जो है इसको मतलब साइन कर लिया, तो म्यांमार शामिल हो गया। अब तो भैया म्यांमार शामिल हो गया तो नेपाल करके बाबू जी हमको भी शामिल कर लो। भूटान कहने लगा सर हमारी जरा इन इकोनॉमी का भी ध्यान रख लो, हम तो पूरे वर्ल्ड में कार्बन के मामले में, कार्बन एमिशन के मामले में माइनस में है। तो कैसे पीछे छोड़ा जाए भाई। नेपाल तो तुमको पता ही है कि नेपाल की तो हालत ही पतली रहती है। तो ये वैसे टुच्चे देश होते हैं ये नेपाल जैसे लोग, ये मतलब देश, ये कोई देश वेश नहीं होते, बस ये ज़बरदस्ती ऐसा मैप जैसे होता है ना कि कुछ काम कर रहे हो तो थोड़ा सा घिसा जाता है पेन, तो वो ज़बरदस्ती साइन लग जाता है फिर, तो ये ऐसे है। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया था, जब मैप बन रहा था तो एक्चुअली वो धीरे से ऐसे मैप कार्टोग्राफर जो होता है ऐसे पॉइंट लग गया, तो फिर ये वो फेमस हो गया कि भाई पाकिस्तान, पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान एज ए एंटिटी उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। पाकिस्तान देखिए किसी भी कंट्री के लिए सोवरन सॉवरन होना चाहिए। ठीक? तुमको लगता है ये श्रीलंका, नेपाल और ये जो है पाकिस्तानी सोवरन है? तो कहाँ है कि सोवरन है? ये सोवरन का मतलब होता है कि आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इनकी, इसकी नेपाल की फॉरेन पॉलिसी क्या है? ये तो बगैर पैंदी का लौटा है। आए दिन चाइना के साथ, अब तो ये चाइना चाइना करता रहता है, इसको पता नहीं कितनी चांदनी चौक टू चाइना कर देगा इसका चाइना। फिर ये कभी इंडिया के साथ जाएगा, कभी इंडिया को धमकी देता है कि हम USA के साथ चले जाएंगे, तो तुम भाड़ में जाओ। जा रहा धमकी किसको देगा? अभी तुमने देखा नहीं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर यूक्रेन के अंदर? पेला गया यूक्रेन, इधर से किसने पेल दिया? रशिया ने। और इधर से कौन पेला है? नाटो। तो नाटो के बीच में पिस गया। अभी इसकी अकल जिस दिन इंडिया के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर डिक्टेटर टाइप का आ गया उस दिन ही पेला जाएगा ये नेपाल, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसके इसके अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी आ रही है ना, उसकी और इंडिया के जो आइडियाज़ हैं वो क्लैश हो रहे हैं। आपसे बता देता हूँ मैं, आपको लिखना नहीं है ये, मैं आपको बस एक रियलिटी के बारे में। तो जिस दिन इसने इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ गया, तो अभी इसको नेपाल को इसकी अकल ठिकाने आ नहीं रही है। ठीक है, तो वहाँ पर जब अकल ठिकाने हो जाएगी ना, इसकी हालत पाकिस्तान से भी बहुत बुरी हो जाएगी। तो फिर
भाई पाकिस्तान बचा हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ना इंडिया पेल मारेगा उसको। और नेपाल के पास तो कोई न्यूक्लियर पुक्लियर व्हीकल ही नहीं है, ये तो बहुत ही टुच्चा देश है। चलो आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा टुच्चेपन की बात होगी। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद 2014 के अंदर आपको पता है कि नेपाल और भूटान, मैंने बताया कि इन्होंने भी वो कर लिया। अब भैया थोड़ा सा लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मॉन्ट्रियल है, कनाडा का शहर, अभी कन्वेंशन हुआ था, भाई ये बताओ कौन सी रिवर पे है। देखो पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी आप सोच रहे हो कि ये सब बकवास चल रही है, बकवास कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर। एज मैं क्वेश्चन भले से प्रैक्टिस के लिए नहीं ला रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बता रहा हूँ कि एक्चुअली व्हाट इज द वे तो क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर सिटी पूछी जाएगी और यहाँ पर रिवर पूछी जाएगी। और पूछा जाएगा कि भाई जो मॉन्ट्रियल है कौन सी रिवर पर, आप बोलोगे सेंट लॉरेंस रिवर। ऐसे ही कि भैया कानपुर बताओ कौन सी रिवर पर, तो आप बताओगे, आप मतलब आप बताने दें कि नहीं भाई ये है टोन रिवर पर, टोन्स रिवर पर। गधड़े टाइप के लोग तो टोन्स ही बताएंगे उसको, या यमुना कर देंगे, या सोन्स कर देंगे। तो भैया अच्छे से देख लेना उसको, मैं बता नहीं रहा हूँ, बताने के लिए मैं बता रहा हूँ एक्चुअली मैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। किसी भी आयोग का पेपर उठा कर देख लेगा, इवन यूपीएससी, यूपीएससी तो बड़ा तीस मार खान रहता है, वो भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखो इसमें थोड़ी सी आपको दिखाना, ये दिखने में बड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो प्लीज़ मैं आपको बस एक हिंट्स दे देता हूँ। तो ये जो रिवर है ना, ये मॉन्ट्रियल जो शहर है, मॉन्ट्रियल देखिए, मॉन्ट्रियल जो शहर है ये सेंट लॉरेंस रिवर है, ये सेंट लॉरेंस रिवर है। और ये देख रहे हो, ये जो आप मैंने यहाँ पर ब्लैक लाइन करी है, ये कनाडा और कनाडा और कनाडा और इधर कनाडा है, और इधर यूएसए है। तो ये दोनों के बीच में बॉर्डर लाइन, ये एक ऐसी 45 डिग्री बॉर्डर लाइन इसको बोला जाता है। मैं बॉर्डर ये कंप्लीट कराऊंगा इसके। तो यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा तो भाई, तो इतना पीसफुल पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जो, अभी तो मैं भाई भाई बोलता हूँ इनको, जहाँ पर कनाडा जाता है वहाँ पर यूएसए जाते हैं, दोनों एक जगह जाते हैं। ठीक है, एक की पूंछ के पीछे दूसरा, और इसकी पूंछ के पीछे इसका, तो वो भी एक यूके। ये तीन ऐसे हैं कि मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाते हैं ये। तो यहाँ पर बहुत पीसफुल ये बॉर्डर है इसका, मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और रिवर्स अलग से मैप लाऊंगा रिवर का, तो मैं जरा रिवर्स के बारे में बता देता हूँ कौन सी रिवर भैया क्या है ये। जैसे आपको पता नहीं होगा, नहीं पता होगा, मुझे पता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी यहीं हुई थी। और देखो यहाँ पर कौन सा, अभी कनाडा का ओटावा, ओटावा भैया, ओटावा उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग एटावा से जान जाओगे, ओटावा। ओटावा जो है कैपिटल ऑफ द कनाडा। मॉन्ट्रियल तो मत कर देना, कभी पता लगा वहां पर गोबर कर दो। अब बात करते हैं भैया कुछ। देखो ये मैंने दिया है सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस रिवर अच्छे से याद करके जाना। अब यहाँ पर कुछ लेक्स हैं, एक लेक्स ये, एक लेक्स ये, और एक ये, और एक ये, एक ये, आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछे जाएंगे। अब ये कुछ लेक्स जो हैं इंडिया, कुछ लेक कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर आ रही हैं। जैसे लेक ओंटोरियो, लेक ओंटोरियो इधर ये कनाडा हो गया और इधर यूएसए हो गया। दूसरी होगी लेक ईरी, ये उधर कनाडा हो गया और ये यूएसए हो गया। इसका मतलब ओंटोरियो और ईरी के बीच से एक जो बॉर्डर लाइन है वो पास हो रही है। यहाँ पर कौन सी लेक आती है, लेक हुरॉन, लेक हुरॉन। यार तुमको क्या दिखाई देगा, ये तो मुझको भी दिखाई देने में बड़ी दिक्कत आ रही है। लेक हुरॉन, तो लेक हुरॉन से भी देखिए कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है, देखिए ऊपर कनाडा, नीचे इधर यूएसए। एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पांच रिवर, एक दो तीन चार पांच, एक और है फ्रेश वाटर की लेक हैं ये, ठीक है। ये देखिए, आप देखिए लेक सुपीरियर, तो लेक सुपी, ये देखिए ये बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर। तो लेक हुंड्रो, ये हुरॉन और लेक सुपीरियर के बीच से जाता है, बॉर्डर पास हो रहा है। अभी एक ही लेक है, ये वाली लेक, ये जो लेक है मिसिन गन, मशीन गन लेक, मशीन गन के नाम से अगर आपको याद रहा, आपने मशीन गन तो बहुत पेला पाली करी होगी ना, जब पबजी खेलते हैं मशीन गन तो बहुत चला है, तो मशीन गन के नाम से ये जो है याद होनी चाहिए लेक। ये एंटायरली, दिस लेक एंटायरली लोकेटेड विद इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी लेक, देखो क्वेश्चन बहुत बनते हैं इनको इनको मतलब इस पर, इन लेकों पर। फ्रेश वाटर की लेक है ये सारी की सारी, कभी आप सोच रहे हो यहाँ पर ताज़ा पानी आता है एकदम मीठे पानी की झीलें। तो इन पर मैं अलग से लेक्चर हालांकि लाऊंगा। तो सबसे जो एक ही लेक है, लेक ये मशीन गन जो है यूएसए के अंदर, कंप्लीटली यूएसए के अंदर, ठीक है। आपसे पूछा जाता है ऐसी कौन सी रिवर इन पांच में से जो यूएसए के अंदर लाई करती है। तो मैं लाऊंगा, स्टेट भी लाऊंगा, कौन सी रिवर पास होती है ये भी सब लाऊंगा। तो आज का लेक्चर, करंट अफेयर का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।